जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और इस पुस्तक के चौथे अध्याय को हमने प्रारंभ किया था, जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। और आज हम इसके दूसरे भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है स्वतंत्र भारत। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 2, स्वतंत्र भारत। पिछले भाग में हमने देखा कि भारत गांवों का देश है, यानी कि यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69% जनसंख्या कहाँ रहती है? आज भी गांव में रहती है। और तत्कालीन समय में, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय पर, यह जनसंख्या और भी अधिक थी। और फिर हमने बात की थी कि किस प्रकार से भारत में कृषि सुधारों की आवश्यकता बहुत ही पहले प्रारंभ हो चुकी थी और धीरे धीरे भारत में जो है कृषि सुधारों के प्रयास भी हुए, लेकिन औपनिवेशिक सरकार से पूर्व की जो संरचना थी उसमें हमने देखा कि भारत की ग्रामीण संरचना में बहुत सारी असमानताएं पाई जाती थी। यानी कि 3 वर्गों की बात भी हमने की थी, जिसमें कि हमने बात की थी भूस्वामियों की बात की थी, साथ ही साथ हमने मजदूरों की बात की थी जिनके पास में भूमि नहीं होती थी और वह दूसरे बड़े किसानों या भूस्वामियों के यहाँ पर जाकर के खेती दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और तीसरा हमने पट्टेदारों या काश्तकारों की बात की थी। और इस प्रकार से वहाँ पर जाति संरचना में भी भूस्वामी जो थे प्रभु जातियों के होते थे, वहीं पर सीमांत कृषक या भूमिहीन जो थे वह निम्न जातियों के होते थे। यानी कि वर्ग संरचना और जाति संरचना गांवों में जुड़ी हुई हमें देखने को मिली थी। इसी तरीके से हमने आगे चलकर औपनिवेशिक सरकार की बात की, जिसमें कि जमींदारी प्रथा और मुंडरों द्वारा लाई गई रैयतवाड़ी प्रथा की बात भी हमने की थी। तो इस प्रकार से हमारी ग्रामीण कृषक संरचना में समय के साथ में बहुत ही परिवर्तन हमें देखने को मिले थे, जिसमें कि हमने सामाजिक आर्थिक असमानता की बात भी की थी। उसके पश्चात 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। यानी कि अब भारत में भारतीयों का शासन होगा और हमारी प्रथम सरकार बनती है पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में, जो कि भारत में आधुनिक भारत के युग का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू चाहते थे कि भारत आधुनिक भारत के रूप में परिवर्तित हो। इसीलिए उनकी चिंता और उनके साथ में उस समय के नीति निर्माताओं की चिंता या प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत का किस प्रकार से विकास होना चाहिए? भारत का नियोजित विकास होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं भारत का योजनाबद्ध, यानी कि स्टेप टू स्टेप, या फिर हम कहेंगे हर एक चरणबद्ध विकास हमें करना है, तो योजनाओं का निर्माण करना होगा ताकि हम भारत को वास्तविक रूप से विकास की ओर ले जा सकें। और औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई उनसे हम सुधार के आगे बढ़ सकें। तो हम कहेंगे कि भारत के नियोजित विकास के लिए आवश्यक था कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था कृषि, तो उसका भी सुधार हो और साथ ही साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए भारत में उद्योगों की स्थापना भी होनी जरूरी है। यानी कि हमारी प्रथम सरकार और नीति निर्माताओं ने यह उद्देश्य निर्धारित किया कि भारत के विकास के लिए हमें किस प्रकार की नीतियां बनानी होंगी। तो उन्होंने कहा कि हमें कृषि की अर्थव्यवस्था को सही मानते हुए उसके विकास के प्रयत्न भी करने हैं, साथ ही साथ भारत में उद्योग धंधों की स्थापना भी करनी है ताकि हम औद्योगिक रूप से भी जो है विकास की ओर बढ़ सकें। तो इस प्रकार का जो है रूपरेखा भारत की प्रथम सरकार ने हमारे आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बनाई थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की सरकार जो है वह कैसे उद्देश्य निर्धारित करती है। इसी के साथ में भारत के नीति निर्माताओं के समय उस समय कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? तो हम कहेंगे कि उन्होंने जो विकास का रूपरेखा बनाई थी उसके लिए भी उनके समक्ष बहुत सी चुनौतियां विद्यमान थी। जैसे कि पहली है निराशाजनक कृषि स्थिति। यानी कि उस समय की कृषि कैसी थी? उसकी स्थिति निराशाजनक थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने इस प्रकार की नीतियां भारत में लागू की थी। तो इस प्रकार की जो नीतियां थी बहुत ही हस्तक्षेपवादी नीतियां थी, तो इस कारण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई थी। तो हम कहेंगे कि उसी के परिणाम स्वरूप हम
देखते हैं कि भारत में कृषि की कम पैदावार भी होने लगी थी और हम आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो गए थे, यानी कि हम अनाज का आयात भी करने लग गए थे। चौथा बात, ग्रामीण जनसंख्या में गहन गरीबी भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमने सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात की और आर्थिक स्थिति के साथ में उस समय के समाज में असमानता जो पाई जाती थी वह भारत में कहीं ना कहीं गरीबी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि भारत के नीति निर्माताओं के समक्ष उस समय पर बहुत ही बड़ी बड़ी चुनौतियां थी कि उन्हें यदि आधुनिक भारत का निर्माण करना है तो हमारी आधारभूत ढांचे को पुनः विकास करने के लिए योजनाएं बनानी आवश्यक होंगी। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण और भारत की ग्रामीण संरचना को समानता में लाने के लिए कुछ सुधार के उपाय भी सोचे थे। उन्होंने कहा कि उस समय के भारत में भूमि के स्वामित्व में जो असमानता देखने को मिल रही है उसके लिए भी उन्होंने यह उपाय सोचा कि भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए, यानी कि कुछ व्यक्तियों के पास में बहुत ही अधिक भूमि थी और कुछ के पास में उनसे कम और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही भूमि नहीं थी। यह हमने पिछले भाग में देखा था। उसी तरीके से उन्होंने इस असमानता को समाप्त करने के लिए सुधार के कदम उठाए थे और वह चाहते थे कि भूमि का बंटवारा जो है वह समान रूप से भारत में होना प्रारंभ हो। इसी को कहेंगे भू स्वामित्व और भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में सुधार के प्रयत्न भारत की सरकार ने प्रारंभ किए थे। 1950 से 70 के बीच के भूमि सुधार, यानी कि आज़ादी के बाद के 2 दशक 1950 से 70 के बीच में बहुत से भूमि सुधार के कदम भारत की सरकार ने उठाए थे, जिसमें पहला था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। यानी कि हमने देखा अंग्रेज़ों ने भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में, जिसमें कि जमींदार बिचौलियों के रूप में सरकार को किसानों से कर लेकर के देते थे। यानी कि जमींदार कौन थे? बिचौलिए थे और यह किसानों से कर लेकर अंग्रेजों को देते थे, जिसमें कि इनका खुद का भी लाभ छुपा हुआ होता था। यानी कि जमींदारों का लाभ इसमें छुपा हुआ होता था और किसान और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, यानी कि किसानों का लगातार शोषण बढ़ रहा था। तो 1950 से 70 के बीच के भूमि सुधारों में जो प्रमुख सुधार किया गया वह था कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। तो अब जो है किसानों का शोषण जो है इससे समाप्त होने प्रारंभ हो गए थे। दूसरा था पट्टेदारी का उन्मूलन और तीसरा था भूमि की हदबंदी अधिनियम। पट्टेदारी का उन्मूलन जो हमने कल पढ़ा था, काश्तकार या पट्टेदार जो होते थे वह भूस्वामियों से लीज पर जो है यानी कि किराए पर जो है भूमि लेकर के वहां खेती करते थे और कुल उपज का 50 से 75% तक वह अपने भूमि के मालिकों को देते थे। तो इस प्रकार से जो पट्टेदारी का उन्मूलन भी भारत की सरकार ने करना प्रारंभ किया, जो कि दूसरा सुधार था 1950 से 70 के बीच में। और तीसरा सुधार था भूमि की हदबंदी अधिनियम, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति या परिवार जो है वह एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकता। तो हम कहेंगे कि भूमि की हदबंदी अधिनियम में भारत की सरकार ने विशेषाधिकार प्राप्त बड़े बड़े भूस्वामियों को भी नियंत्रित करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा कि आप एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि अपने पास नहीं रख सकते। तो ये 3 प्रकार के सुधार जो है भारत की सरकार ने प्रारंभ करने भारत की ग्रामीण संरचना में शुरू किए। तो पहला था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली कदम था कि भारत की सरकार ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। जमींदार के रूप में
बिचौलियों को समाप्त किया गया और जमींदार की आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों का इससे क्या हो गया, ह्रास हो गया, अर्थात पतन हो गया। तो हम कहेंगे बिचौलियों के रूप में जो जमींदार थे उन्होंने किसानों का शोषण किया था और बदले में लाभ किसको पहुंच रहा था, या तो स्वयं जमींदारों को अथवा अंग्रेजी सरकार को, जिसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों का शोषण बढ़ रहा था और किसान और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो उससे हमारी उपज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी हमारी कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और लेकिन जब सरकार जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर देती है तो यह बिचौलियों की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है और इन बिचौलियों या जमींदारों ने अपने अपने गाँवों में या अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार का प्रभाव गरीब आम लोगों पर डाला हुआ था, यानी कि वह आम लोगों को आर्थिक व राजनीतिक रूप से प्रभावित करते थे, उसका भी धीरे धीरे पतन होने लगता है, क्योंकि उनकी अतिरिक्त शक्तियां जो हैं कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अब छीन ली गई थी। इस प्रकार से जमींदारी व्यवस्था को भारत की सरकार समाप्त करती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे विरोध हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जमींदार कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाए। इस प्रकार जमींदारों द्वारा जो है विद्रोह व संघर्ष किया जाता है, लेकिन अंततः किसानों और वास्तविक भूस्वामियों की स्थिति में मजबूती आती है। यानी चाहे जमींदारों ने कितने ही विद्रोह व संघर्ष किए, अंततः किसान की जीत होती है और जमींदारी व्यवस्था का अंत होता है और किसानों को जो है अधिकार भूमि पर मिलते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा सुधार था वह था पट्टेदारी का उन्मूलन, यानी कि हम कहेंगे काश्तकारी का उन्मूलन। पट्टेदारों के लिए किराए के नियम बनाए गए, यानी कि हमने कहा था पट्टेदार जो है किराए पर भूमि लेते थे, किनसे, भूस्वामियों से। तो भूस्वामी किराए पर पट्टेदारों को भूमि देते थे और बदले में पट्टेदार उपज का 50 से 75% तक जो है भूस्वामियों को लाभ देते थे। तो इस प्रकार से पट्टेदारों के लिए किराए के कुछ नियम बनाए गए, क्योंकि जो पुरानी पट्टेदारी व्यवस्था थी उसमें भूस्वामी जो है पट्टेदारों का कहीं ना कहीं क्या करते थे, शोषण करते थे, क्योंकि वह किराया जो है वह कई बार पट्टेदारों से अधिक ले लेते थे या फिर उनका शोषण अप्रत्यक्ष रूप से भी करते थे। तो हम कहेंगे पट्टेदारों के लिए किराए के नियम बनाए गए भारत की सरकार ने, ताकि पट्टेदारों को कुछ सुरक्षा मिल सके। किनसे सुरक्षा मिल सके, इन बड़े बड़े भूस्वामियों से। और इसका लाभ मुख्यतः भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला था, जिसमें हम बात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल की और केरल की। यानी कि पट्टेदारी के उन्मूलन से भारत के पश्चिम बंगाल व केरल को लाभ प्राप्त हुआ था और पट्टेदार को भूमि के अधिकार मिल गए थे। तो इस प्रकार से पट्टेदारी का उन्मूलन भी भारत की सरकार ने किया था। और तीसरा भूमि का सुधार था भारत की सरकार के द्वारा कि भूमि की हदबंदी अधिनियम। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई थी। यानी कि भारत की सरकार ने तय कर दिया कि यह जो है अधिकतम या उच्चतम सीमा होगी किसी भी व्यक्ति या विशेष परिवार के पास में भूमि को रखने की। तो इस प्रकार से भूमि की हदबंदी अधिनियम से भारत के गांवों की आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। यानी कि आप एक व्यक्ति या परिवार के रूप में एक निश्चित सीमा ही रख सकते हैं, उससे अधिक सीमा की भूमि जो है आप नहीं रख सकते। यह हदबंदी भूमि के प्रकार व भूमि की उपज पर भी निर्भर थी।
इसमें भी भारत की सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया कि वह इस प्रकार के बड़े भूस्वामियों से भूमि ले ले या उन पर नियंत्रण कर ले या उन पर अधिकार कर ले। यानी कि भारत की केंद्रीय सरकार ने यह अधिकार दिया राज्यों को कि वह अतिरिक्त भूमि का क्या कर ले, अधिग्रहण कर ले। और इससे क्या होगा कि हदबंदी सीमा से ज़्यादा भूमि वाले जो भी भूस्वामी थे उनकी भूमि किसके पास चली गई, राज्यों के पास चली गई। तो इस प्रकार राज्यों को अधिकार देकर के केंद्र सरकार ने अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण राज्यों को करवा दिया गया था और इससे भूमिहीन परिवारों को पुनः वितरण किया गया। यानी कि हम देखते हैं कि जो अतिरिक्त भूमि बड़े भूस्वामियों के पास थी उस भूमि को राज्य ने अधिग्रहित कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया और फिर उस भूमि को उन्होंने भारत के भूमिहीन परिवारों जो कि उस विशेष क्षेत्र में रहते थे उनको पुनः वितरित कर दिया। तो इससे उस समय की भूस्वामी की जो असमानता थी उसमें बहुत ही बड़ा सुधार हुआ था। यानी कि कुछ लोगों के पास में जो अतिरिक्त भूमि थी वह भूमि जो है वह गांव के उन लोगों के पास जाने लगी जिनके पास में बिल्कुल भी भूमि नहीं थी। यानी भूमिहीन लोगों के पास में वह भूमि पुनर्वितरित राज्य सरकार द्वारा कर दी गई, जिसे हम कहेंगे कि अब भारत की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पास में वह भूमि जाने लगी, जो कि बहुत ही बड़ा सुधार का कदम था और उससे भारत की सामाजिक और आर्थिक समानता को लाया गया ग्रामीण कृषक संरचना में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ विरोधाभास था। यानी कि यदि हम हदबंदी अधिनियम की बात करें तो उसमें भी कुछ विरोधाभासी परिवर्तन हमने देखे थे कि बड़े जागीरदार जो थे या बड़े जमींदार जो थे उन्होंने इन कानूनों के विरुद्ध या इन सुधार के कदमों के विरुद्ध भी कुछ ऐसे उपाय ढूंढ लिए थे जो कि भारत की सरकार को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त थे। यानी कि भारत की सरकार के उन सुधार के कदमों के लिए भी इन्होंने अपने अपने तरीके से तोड़ निकाल लिए थे और वे यह थे कि कुछ बड़ी जागीरों को जब तोड़ा गया तो अधिकांश मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच में विभाजित कर दी। यानी कि इन बड़े भूस्वामियों ने यह तरकीब सोची कि वे अपनी बड़ी भूमि को जब हदबंदी के अधिकार के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार अधिग्रहित करने वाली थी तो उन्होंने अपनी इस भूमि को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया या अपने नौकरों में बांट दिया। तो इस प्रकार से यह भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच में उन बड़े बड़े जागीरदारों ने विभाजित कर दी और कुछ ने अपनी पत्नियों को इस अधिनियम से बचने के लिए तलाक भी दे दिया ताकि वह कागजी कार्यवाही में यह दिखा सके कि पत्नी को तलाक देने के परिणाम स्वरूप उन्होंने वह ज़मीन जो है अपनी पत्नी के नाम की है और इस कारण वह भूमि के अधिग्रहण के कानून या सुधार के कदमों से बच जाए और राज्य सरकार को उन्हें भूमि ना देनी पड़े। लेकिन यह जो तलाक था वह सिर्फ और सिर्फ एक कागजी तलाक था, वास्तव में वे अपनी पत्नी के साथ ही रह रहे थे। तो इस प्रकार के जो तोड़ हैं वह भी इन सुधार कदमों के परिणाम स्वरूप जागीरदारों ने निकाल लिए थे, जो कि एक विरोधाभासी स्थिति थी। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि भारत की कृषक संरचना में विभिन्न कालों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं और भूमि सुधार के जो भी प्रयत्न किए गए उनका भी प्रभाव भारत के भिन्न भिन्न राज्यों पर अलग अलग देखने को मिला था। तो औपनिवेशिक काल में यानी कि अंग्रेजी शासन काल में जो भी परिवर्तन किए गए वह परिवर्तन आज भी भारत में कहीं ना कहीं भारत के सुधार के बीच में आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि औपनिवेशिक काल में किया गया परिवर्तन जो है अभी भी कृषक संरचना में समानता नहीं ला पाया है। यानी कि आज भी भारत में कृषक संरचना में असमानता पाई जा रही है, जो कि औपनिवेशिक स्वार्थी नीतियों का परिणाम है और हमें इस सुधार को करने में और भी समय लग सकता है। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक नीतियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव वाली थी भारत की कृषक ग्रामीण
संरचना पर। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इन भूमि सुधारों के क्या सकारात्मक परिणाम रहे थे। तो हम कहेंगे भूमि सुधारों के परिणाम सकारात्मक भी हुए थे, यानी कि भारत की सरकार का जो उद्देश्य था वह कहीं ना कहीं साकार होता भी दिख रहा था। जिसमें हम पहले सकारात्मक परिणाम की यदि बात करें तो वह था कृषि उपज में बढ़ोतरी होना, यानी कि हमने कहा जमींदारी प्रथा की उन्मूलन से या पट्टेदारी व्यवस्था के उन्मूलन से या हदबंदी अधिनियम के आने से भारत की कृषि उपज में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अब गरीबी में भी कमी आ रही होती है। और तीसरा हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायता भी मिलती है, जिसमें हम कहेंगे वर्ग की संरचना जो थी, जिसमें हमने देखा था कुछ वर्ग बहुत ही शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त थे ग्रामीण कृषक संरचना में, तो उनमें भी जो है भारत की नई सरकार, जो भारतीय लोकतांत्रिक सरकार है, वह सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए कहीं ना कहीं वर्ग की संरचना में परिवर्तन करती है और समानता लाने के लिए ये 3 जो सुधार उन्होंने किए थे। इसी तरीके से सामाजिक न्याय में हम बात करेंगे जातिगत समानता लाने के प्रयास भी किए जाते हैं और लैंगिक सुधार या लैंगिक समानता भी लाए जाने की कोशिशें भारत की लोकतांत्रिक सरकार करती है। तो हम कहेंगे भारत में इन भूमि सुधारों के सकारात्मक परिणाम यह थे कि कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी आती है और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की स्थापना भी भारत के गांवों में करने की कोशिश नई लोकतांत्रिक सरकार द्वारा की जाती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे भूमि सुधार के बाद में भारत की लोकतांत्रिक सरकार हरित क्रांति जो है भारत में लेकर के आती है, जिसमें हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के प्रयत्नों की। और वे चाहते थे कि भारत जो है कृषि में आत्मनिर्भर बने। तो इस प्रकार से उनके जो सपने थे या उनके जो स्वप्न थे, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में हरित क्रांति लाई जाती है। तो क्या है हरित क्रांति? तो हम कहेंगे भूमि सुधार के सीमित प्रभावों के विपरीत 1960 से 70 के दशकों की हरित क्रांति से भारत में प्रभावशाली व महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी कि हमने देखा कि भारत की सरकार 1950 से 70 के दशक के बीच में बहुत सारे भूमि सुधार के कार्य करती है, लेकिन फिर भी भारत में यह असमानता विद्यमान रह रही होती है कि भारत में कृषि का विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार की जो नीतियां थी वह बहुत ही ज़्यादा गहराई तक भारत को नुकसान पहुंचा चुकी थी। तो इस कारण भारत की सरकार जो है वह एक नए तरीके के विकास का, एक योजनाबद्ध विकास का तरीका सोचती है और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में आती है हरित क्रांति। और हरित क्रांति में 1960 से 70 के दशक की जो हरित क्रांति है वह भारत में भारत के कृषकों के लिए बहुत ही प्रभावशाली या महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, जो कि किसके द्वारा लाई गई थी? MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में लाई गई थी। तो क्या है हरित क्रांति? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1967-68 में और यह जो क्रांति है इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के भारत में जनक है MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है कि देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। तो हरित क्रांति का अर्थ है कि भारत की उपज में वृद्धि करना और उसके लिए ऐसे बीजों का प्रयोग करना जो कि संकर बीज हैं और भारत की उपज उससे बढ़ने लगे, तो वह क्रांति हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई, क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई थी और तेजी से इसका विकास होने लगा और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों और कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की और फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आदि के स्तर पर आ चुकी होती है। तो हम कहेंगे हमारे कृषि सुधारों में एक प्रमुख
पड़ाव था हरित क्रांति का, जिसमें कि भारत के उपज को बढ़ाने के लिए संकर बीजों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ परंपरागत तरीकों से जो कृषि की जाती थी उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले और आधुनिक तरीके से भारत में कृषि करना प्रारंभ होने लगा, जिससे हमारी देश में आयात करने वाले अनाज में कमी आई और भारत जो है आत्मनिर्भर होने लगा कृषि में और अनाज में। इसी तरीके से हमने बात की कि अब हम परंपरागत कृषि के स्थान पर आधुनिक कृषि के युग में आ चुके थे। और इसमें हमने बात की कि हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, हम संकर बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हम इस प्रकार के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि भारत के उपज में वृद्धि हो, और साथ ही साथ सिंचाई के नए तरीकों की बात भी हमने हरित क्रांति के अंतर्गत की थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि हरित क्रांति से भारत में कृषि में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली परिवर्तन आ रहे थे। यह हरित क्रांति उन क्षेत्रों में लागू की गई जहां पर सिंचाई का समुचित प्रबंध था, यानी कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में ही हरित क्रांति को लागू किया जाता है। और मुख्य रूप से यह गेहूं व चावल को उत्पादन बढ़ाने के लिए यह लागू की गई थी, यानी हमारा मुख्य ध्यान हरित क्रांति में था गेहूं की उपज पर और चावल की उपज पर। यह कृषि आधुनिकीकरण का सरकारी कार्यक्रम था, यानी कि सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू किया था ताकि भारत की कृषि जो है आधुनिकीकरण की तरफ बढ़े। इसी तरीके से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत को आर्थिक सहायता दी थी और हम कहेंगे कि अधिक उत्पादकता वाले संकर बीजों का प्रयोग जो है हमने हरित क्रांति में करना प्रारंभ किया था, जिससे कि भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। और साथ ही साथ हमने कीटनाशक व खादों का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था, जो कि वास्तव में सकारात्मक तो था लेकिन दूरगामी प्रभाव के रूप में हम पर्यावरण को इससे हानि भी पहुंचाने लगे थे, जो कि हम इसके नकारात्मक प्रभाव में पड़ेंगे। यानी कि कीटनाशकों व खादों का प्रयोग भी हमने हरित क्रांति में देखा। इसका परिणाम यह हुआ कि हरित क्रांति की प्रथम लहर भारत में आती है, जिसमें कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जो है बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था थी। तो इस कारण यहाँ पर इस हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। हरित क्रांति का जो सकारात्मक परिणाम है वह यह है कि अब दशकों बाद भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी या आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि अब उसे खाद्यान्न के लिए किसी और देश से आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरीके से मूल रूप से हरित क्रांति जो है वह तकनीक का प्रयोग बढ़ाती है, और तकनीक के प्रयोग में भी हम कहेंगे कि तकनीक का प्रयोग कौन कर सकता था? तकनीक का प्रयोग केवल और केवल धनी किसान ही कर सकते थे, जिसे हम कह सकते हैं बड़े व मध्यम किसान ही इस तकनीक का प्रयोग कर सकते थे। तो यह तकनीक हरित क्रांति के माध्यम से भारत में आई तो थी, लेकिन इसका प्रयोग कुछ सीमित किसानों द्वारा ही किया गया था, जो कि पहले से ही धनी थे और वह कृषि में निवेश भी कर सकते थे। लेकिन कृषि के और हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमारी ग्रामीण संरचना में, अब हमारी ग्रामीण कृषक संरचना में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान, जिनके पास ज़मीन भी थी, जिनके पास पूंजी भी थी, जिनके पास तकनीक भी थी, उन सभी ने इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की और नए बीज और खादों में पैसा लगाया। लेकिन यदि हम बात करें गरीब किसानों की, सीमांत किसानों की, तो वह जो है कहीं ना कहीं इस हरित क्रांति से वंचित ही रहे। तो हम कहेंगे धनी किसान और अधिक संपन्न होते गए और भूमिहीन या सीमांत किसानों की दशा और बिगड़ गई थी। किसके परिणाम स्वरूप? हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो हम कहेंगे यह हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था कि भारत की कृषक संरचना में असमानताएं बढ़ रही थी। इसी तरीके से हरित क्रांति के कारण अंतर प्रादेशिक व अंतः प्रादेशिक विषमता भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं पंजाब की, हरियाणा की।
इन्होंने हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विकास की रूपरेखा देखी थी या विकास के परिणाम प्राप्त किए थे। लेकिन हम बात करें यदि बिहार की, उड़ीसा की और अन्य राज्यों की, तो ये राज्य जो है हरित क्रांति से और भी ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। इसी तरीके से सिंचित व असिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता में भी अंतर देखने को मिला। यानी कि हमने देखा कि सिंचित क्षेत्रों में तो हरित क्रांति के लाभ बहुत ही अच्छे थे, वहीं असिंचित क्षेत्रों में इसकी हानियां भी देखने को मिली थी। कृषकों के बीच, जो कि असिंचित क्षेत्र थे, उनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। साथ ही हरित क्रांति का मुख्य लाभ बड़े किसानों को ही मिल पाया, छोटे किसान इससे वंचित रह जाते हैं। सभी फसलें इससे लाभान्वित नहीं हो सकी। मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के संदर्भ में ही इसका लाभ मिलता है। दलहन, तिलहन व नकदी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के संदर्भ में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर के दो ही फसलों को हरित क्रांति का लाभ मिलता है, गेहूं और चावल को। हरित क्रांति के प्रदेशों में मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमने कहा कि खाद व कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, तो उससे जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी आने लगी और नाइट्रोजनी विषाक्तता की समस्या, भूमिगत जल स्तर में कमी की समस्या आदि अनेक पारिस्थितिक समस्याएं उभरने लगी, जो अंततः कृषि की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी कि हमने देखा कि हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी भारत में देखने को मिले थे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि इसके पश्चात में एक द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति की आवश्यकता भी महसूस की गई, क्योंकि हमने बात की कि हरित क्रांति के बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले थे। उसके परिणाम स्वरूप हमने एक नए चरण की बात की, एक नई लहर की बात की, जो कि इस असमानता को, जो कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिली थी कि वह कुछ क्षेत्रों में और कुछ लोगों को ही लाभ पहुंचा पाई थी, हमने द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की। आइए जानते हैं क्या है। द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा कृषि के पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर दी गई, ताकि कृषि उत्पादन में लंबे समय तक निरंतर वृद्धि हो सके। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, यानी हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता बताई थी, जिसमें मिट्टी से लेकर विपणन तक के सभी पहलुओं का समावेश किया जाना था। यानी कि अब जो है समावेशी कृषि विकास की बात की जाने लगी। यानी कि जिस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ प्रमुख पहलू या कुछ प्रमुख पक्ष जो है छूट गए थे, उसके प्रत्युत्तर में ही हमने इस नई लहर की बात की थी। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि जनक थे हमारी हरित क्रांति के, उन्होंने एक व्याख्यान में विचार व्यक्त किया कि हरित क्रांति की सफलता के बाद अब सदाबहार हरित क्रांति यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि देश के वर्तमान खाद्य उत्पादन 210 मीट्रिक टन से 420 मीट्रिक टन तक किया जा सके। तो हमने देखा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कृषि सुधारों के प्रयत्न किस तरीके से किए गए, जिसमें कि हमने कहा कि नियोजित परिवर्तन की बात की, और साथ ही साथ हमने देखा कि भारत में हरित क्रांति भी आती है और अब उसकी दूसरी लहर भी हमने पढ़ी। तो इस प्रकार से भारत में ग्रामीण संरचना में स्वतंत्र भारत में बहुत सारे प्रयत्न भी भारत की सरकार करती है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।